डियर स्टूडेंट्स, हमने पार्ट डी में कोशिश किया था कि आपको एबनॉर्मल मोलेकुलर मास और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल फ्यूजन पॉइंट भी बताऊं, लेकिन टाइम नहीं बचा था। तो आज फिर हम इस टॉपिक में, इस पार्ट में, मैंने पार्ट ई में करने जा रहे हैं। तो क्या है एप्लीकेशन? तो एप्लीकेशन ऑफ फ्यूजन पॉइंट का है पहला, ये जो कोल्ड एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, जहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, राइट। तो वहाँ जो कार के रेडिएटर जो पानी होता है वो फ्रीज कर जाता है। तो जब फ्रीज करेगा तो वो चलेगा ही नहीं, सॉलिड हो गया, चलेगा नहीं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो हम उसमें एक ऐसा केमिकल डाल देते हैं जो उसको फ्रीज नहीं होने दे, यानी कि एंटी फ्रीजिंग एजेंट डाल देते हैं, राइट। उसको क्या बोलेंगे? एंटी फ्रीज सब्सटेंस। तो कौन सा सब्सटेंस होगा जो उसके क्या करेगा? सब्सटेंस के वेपर प्रेशर को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। वेपर प्रेशर बढ़ा देगा तो फ्रीज नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर कौन बढ़ाएगा? तो वाटर में अगर हम अल्कोहल डाल दें तो उसका वेपर प्रेशर क्या करेगा? बढ़ा देगा, तो फ्रीजिंग कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बहुत लो टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। हम लोग उसके लिए क्या डालते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल देते हैं। तो क्या लिखेंगे? इथाइलिन ग्लाइकॉल। फॉर्मूला क्या होता है? CH2OH and CH2OH is used as anti-freeze compound, right? It is used as an anti-freeze compound, due to which when it is added in car radiator water, it decrease the freezing point, so क्या होगा? So water present in radiator does not freeze, right? फिर कहता है क्या इसमें? और एडिशन ऑफ ethylene glycol also increases the boiling point, so it also help in समर, मतलब ठंडा भी हेल्प करता है और गर्म भी हेल्प करता है। यानी कि बड़ा अच्छा है कि आप कार के रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकॉल डालें ही डालें। लेकिन अब बात वो नहीं रही, अब तो हो गया, ऐसे ऐसे टेक्निक आ गए हैं कि हमको वो रेडिएटर में अलग से केमिकल आता है जो उसका फ्रीजिंग होता ही नहीं, मिक्स होता है। खैर, पढ़ने की बात है तो पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ लिया आपने। दूसरा पॉइंट, जो आप जाते हैं वहां पर ऐसे जगह पर जहाँ पर देखते होंगे कि आजकल ठंड के समय में जम्मू के रास्ते में सड़क पर आइस जम जाता है, या ठंड जगह पर बहुत आइस जम जाता है ना। तो आइस क्यों जमता है? क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से होता है या 4 डिग्री से फ्रीज होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाता है -5, -10। तो क्या होगा? जो स्नोफॉल होगा या एटमोस्फेयर में जो मॉइस्चर है वह कंडेंस होकर के फ्रीज होकर सड़क पर गिरता है, राइट। सड़क जाम हो जाता है। तो उस आइस को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? तो उस आइस पर अगर हम लोग, ये जो आइस सड़क पर जमा हो गया है, ये आइस जमा हुआ है, राइट, अगर इस पर हम लोग नमक डाल दें, राइट, तो नमक डालने से क्या होता है कि अब इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है 21 डिग्री से, -21 डिग्री से।
अब यहाँ पर एटमोस्फेयर का कंडीशन टेम्परेचर क्या है, -5 -10, तो -21 तो नहीं पहुंचेगा, -21 पहुंचेगा तभी तो फ्रीज होगा, तो -21 पहुंच ही रहा है, -10 है, -5 है, तो ये जो आइस है वो मेल्ट होकर निकल जाता है। नमक जो है वो तो इतना करता है, ये जो हमारा है कैल्शियम क्लोराइड, ये तो -55 डिग्री से तक फ्रीज कर देता, मतलब टेम्परेचर पहुंचा देता है, फ्रीजिंग पॉइंट इतना कर देता है, तो इतना तो पहुंचेगा नहीं, तो कैल्शियम क्लोराइड भी डाल सकते हैं। अब जो सस्ता है उसको यूज कीजिए, राइट। तो क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या होगा, टू क्लियर द स्नो फ्रॉम रोड, है ना। तो दूसरा एप्लीकेशन हो गया टू क्लियर द आइस फ्रॉम रोड, राइट। रोड पर से आइस को कैसे हटाएंगे, तो क्या करते हैं, when NaCl is spread over this ice, then its freezing point becomes -21 degrees C. So this temperature is not in this very low temperature, है ना, this very low, so this very low temperature is not in the atmosphere, in the atmosphere, so ice melt, right। एक लाइन लिख देंगे, कैल्शियम क्लोराइड decreases the freezing point even very less, which is -55 डिग्री C, राइट। इस तरह से आप आइस को क्लियर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कुछ दिन पहले कि हम कैम्फर छोड़ दीजिए, हम एंथ्रासिन या नेफ्थलीन का मोलेकुलर मास किस सॉल्वेंट को यूज करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। तो क्या लिखा आपने, क्वेश्चन है यहां पर कि which solvent is used to calculate the molecular mass of anthracene and naphthalene and why, किसको यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल है कि वी यूज camphor as solvent for this because the molar depression constant of camphor is very high
which is around 36.5 degree, 36.5, राइट? ओके, मोलर डिप्रेशन कॉन्शियस का इतना हाई है, वाटर का कितना होता है 1.85। अब देखो कैंफर का इतना ज्यादा है। और दूसरा क्या है कि कैंफर में ये दोनों, ये भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंथ्रासिन, नथलीन, और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सो बोथ आर सॉल्युबल इन दिस। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, also naphthalene and anthracene are soluble in camphor as both are ऑर्गेनिक, है ना, बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। आप कंपाउंड लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कंपाउंड। ये तो हो गया हमारा डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट तक की कहानी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कहानी। अब आते हैं, लोग पढ़ते हैं दैट इज एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जैसे आप बेंजीन है C6H6 या टॉलिन है, राइट, ये कौन है, बेंजीन, ये क्या है, टॉलिन, राइट। तो इन सब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जब हम निकालते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए, इन सब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जब हम निकालते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए, तो इनका जो एक्यूरेट मास है, इनका मॉलिक्यूलर मास क्या है बताओ, दैट इज कार्बन 12 into 6 + 6 हाइड्रोजन, यानी कि 78। तो 78 इसका क्या है, कैलकुलेटेड है। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, राइट, ये तो हो गया हमारा कौन सी MC, और m0 जो आता है वो भी 78 आता है, यानी कि कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व दोनों बराबर होता है। मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि व्हेन वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो व्हेन वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, देन देयर ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास एंड कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास आर इक्वल, नो डेविएशन। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं HCl का या H2SO4 का या NaCl का, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनके लिए MC इज नॉट इक्वल टू m0, मतलब कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास आर नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। दिस डेविएशन इज कॉल्ड एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो क्या डिफरेंशियल लिखेंगे, तो आपने हेडिंग दिया एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो लिखेंगे कि व्हेन वी कैलकुलेट द molecular mass of non-electrolyte by using colligative properties। तो जब इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मोलकुलर मास निकालेंगे कॉलिगेटिव को यूज करते हुए, उसको क्या बोलेंगे, m0, है ना। So when we calculate the molecular mass of non-electrolyte by using colligative property m0, right, then their
ऑब्जर्व molecular mass m naught and calculated molecular mass that is mc are same. नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऑब्जर्व मोलकुलर मास एंड कैलकुलेटेड मोलकुलर मास क्या है, सेम होते हैं. दैट इज क्या लिखेंगे, दैट इज इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट mc इज इक्वल टू m नॉट. mc को लिख देंगे दैट इज कैलकुलेटेड मोलकुलर मास. इसको क्या लिखेंगे, ऑब्जर्व मोलकुलर मास. फिर लिखेंगे but in case of इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl, MgCl2, H2SO4 और Al2SO4 etc. There Mc is not equal to m naught. This deviation is called abnormal molecular mass, right? यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में बराबर होते हैं. तो ये जो बराबर नहीं होते इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलकुलर मास, राइट? अब ये एबनॉर्मल मोलकुलर मास को ठीक कैसे किया जाए, तो ये हमारे एक साइंटिस्ट है वैन टॉप, उन्होंने एक वैल्यू दिया आई, है ना, उसको बोलते हैं वैन टॉप फैक्टर. उसको यूज करके हम मोलकुलर मास एक्यूरेट निकाल सकते हैं. तो क्या लिखेंगे, तो हमारा क्या है, एबनॉर्मल मोलकुलर मास तक है. ठीक है, तो एक लाइन लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, उसको फिर वैन टॉप फैक्टर एक्सप्लेन करेंगे कल. तो कहता है कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एबनॉर्मल molecular mass, Van 't Hoff gave a factor I, which is called Van 't Hoff factor. Right? No, the idea is called the Van 't Hoff factor, right? Where I is equal to mc by m naught. अब इसको हम सारे कॉलिगेटिव इक्वेशन में डाल देते हैं. सो कॉलिगेटिव equations with Van 't Hoff factor is R. तो पहला आपका क्या है, पहला आपका है RLVP. RLVP क्या होता है, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू क्या था, X
बोलिए किसका, X2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, इसमें हम आई लगा देंगे। ठीक है, यहां पर X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। दूसरा हमारा क्या है, डेल्टा टीबी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू KB इंटू M, तो यहां भी आई लगा देंगे। तीसरा क्या है, डेल्टा TF, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहां भी आई लगा देंगे, KF इंटू M। और चौथा क्या था आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू I इंटू C इंटू RT। ये हो गया हमारा वेंटर फैक्टर के साथ सारी इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि वेंटर फैक्टर कंपाउंड का कैसे निकाल सकते हैं, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, देन वी शैल डू द सम न्यूमेरिकल्स, मोर न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और जो बच्चे इसको YouTube पर देख रहे हैं, तो वो कोई भी इसमें डाउट हो, या कोई आपको चैप्टर फिर से पढ़ना हो, कोई चैप्टर स्पेशली पढ़ना हो, तो आप उसको हमें कमेंट में डालिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अभी पहले भी कल भी आया था, आज फिर अभी आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट डाल रहे हैं कि सर मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास खत्म करने के बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।